कि किस टाइप का जो है हम पर्सनल डाटा की टाइप्स को यूज़ करेंगे, हम लॉफुलनेस को चेक करते हैं, हम इसमें रिस्क को देखते हैं, इसकी मिटिगेशन को देखते हैं, स्टेक होल्डर्स आता है इसमें, रिटेंशन देखते हैं, थर्ड पार्टीज़ आता है, सिक्योरिटी आता है, इम्पैक्ट आता है। तो ये डीपीआई असेसमेंट में हम यूजुअली ये चीज़ें चेक करते हैं। अच्छा, आर्टिकल नंबर 36 प्रायर कंसल्टेशन के बारे में कह रहा है कि इफ अ डाटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट शोज दैट द प्लान डाटा प्रोसेसिंग क्रिएट्स अ हाई रिस्क that can be reduced and the data controller must consult with the supervisory authority. इसमें हम ये देखते हैं कि डीपीआईए असेसमेंट्स से ये पता हमें चलता है कि कोई भी ऐसी प्लान डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज जो कि हाई रिस्क बताती है, इस केस में जो है डाटा जो कंट्रोलर है वो अपनी सुपरवाइजरी अथॉरिटी से मस्ट कंसल्टेशन ले। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है? इसमें जो है कंसल्टेशन टाइमिंग आती है, इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड में क्या आता है और एडिशनल कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट में क्या आता है, इसे देखते हैं फर्दर। अच्छा, कंसल्टेशन टाइमिंग में आता है कि सुपरवाइजरी अथॉरिटी है मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन 8 वीक्स ऑफ द रिक्वेस्ट। जो भी आप डीपीआई असेसमेंट जो है सबमिट करवाएंगे, उसमें जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है वो आपको विद इन 8 वीक्स जो है उस रिस्पेक्ट को रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेगी। If the case is complex, they can exceed the response time by another 6 weeks and must inform the controller. अगर केस कॉम्प्लेक्स होगा या कोई बहुत हाई रिस्क होगा उस डीपीआई असेसमेंट में, तो उसकी जो है फर्दर Welcome to Global Information Security Society for the Professional of Pakistan. अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा सेशन है जीडीपीआर लेक्चर 3 और हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज को और हम उसी तरह चैप्टर्स और आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम सैयद अरसलान है। मैं एज अ साइबर सिक्योरिटी जीआरसी कंसल्टेंट रियाज में इस वक्त एक कंसल्टिंग फर्म के साथ अटैच हूँ। आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने जो जीडीपीआर सीरीज 1 की है, जीडीपीआर सीरीज 2 की है और हमारे ये यूट्यूब चैनल पे GISPP के नाम से आप हमारा जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वहाँ अपने फीडबैक भी दे सकते हैं और वहाँ अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमारे सेशंस हो चुके हैं वो एनसीए ईसीसी का जो वर्जन है 2018 और जो ईसीसी का वर्जन 2024 है उसके डिफरेंस के बारे में हुआ था फर्स्ट सेशन। ये हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ है। सेकंड सेशन था हमारा सामा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे, ये भी अपलोड है वहाँ। थर्ड जो हमारा लेक्चर था ये हमारा जीडीपीआर सीरीज का स्टार्ट था, जिसमें हमने जो जीडीपीआर यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसको इन्फोर्स करवाते हैं, कुछ की टर्म्स देखी थी। फिर जो हमारा फोर्थ सेशन था बेसिकली वो हमने जीडीपीआर का लेक्चर 2 था, जो कि हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसमें हमने प्रॉपर चैप्टर्स और आर्टिकल्स स्टार्ट किए थे और उसमें हमने तकरीबन 1 to 34 आर्टिकल्स पढ़े थे। और आज का हमारा सेशन उसी की कॉन्टिन्यूअल सीरीज है। हम फर्दर अपने लेक्चर्स देखेंगे। अच्छा, हमारे अपकमिंग प्लान्स में है आफ्टर कंप्लीटिंग जीडीपीआर सीरीज हम पीडीपीएल को देखेंगे और उसके बाद हम सामा की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें माइटी गवर्नेंस, काउंटर फ्रॉड फ्रेमवर्क, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी फ्रेमवर्क को देखेंगे। फिर एनसीए की सीरीज में हम क्रिटिकल सिस्टम्स को देखेंगे, डाटा साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, टेलीवर्क, नेशनल क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड्स, सब ये एप्लीकेबल हैं सऊदी अरब में। थर्ड पार्टी वेंडर रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे, आईएसओ 27001 का 2013 का वर्जन और 2022 के वर्जन का की डिफरेंस देखेंगे। आईएसओ के जो स्टैंडर्ड्स हैं, बीसीएम जो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट या प्राइवेसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसे देखेंगे। पीसीआई डीएसएस के जो लेटेस्ट वर्जन है 4.0, इसे देखेंगे और स्विफ्ट के स्टैंडर्ड को देखेंगे। आज के सेशन में हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने प्रॉपर स्टार्ट किया था
अपने GDPR को टोटल इसमें 11 चैप्टर्स हैं और 99 आर्टिकल्स हैं। हमने जो चैप्टर्स पढ़े थे अभी तक आर्टिकल्स 1 to 34 पढ़े और आज हम कोशिश करेंगे फर्दर आर्टिकल्स 35 to 70 आर्टिकल्स को कवर करने की कोशिश कर लें। और इसमें चलें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। अच्छा, आर्टिकल 35 में डाटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट। अच्छा, डाटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और जिसमें हम प्राइवेसी रिस्क जो है रिड्यूस करते हैं when handling personal data, ensuring compliance with data protection laws like GDPR। ठीक है। अच्छा, DPIA हमें कब ज़रूरत पड़ती है? जब भी हमने कोई लार्ज स्केल पर जो है डाटा को प्रोसेस करना हो, जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी को ऑन बोर्ड करते हैं, तो हम डाटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। अगर कोई प्रोफाइलिंग या सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ होती हैं, उस वक़्त भी DPIA जो है असेसमेंट की जाती है। अच्छा, की एलिमेंट्स क्या होते हैं इस प्रोसेस में? हमें क्लियर डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, हमें पर्पस चाहिए होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें लीगल बेसिस चाहिए होती हैं, हमें इसकी नेसेसिटी चाहिए होती है, हमें पोटेंशियल रिस्क चाहिए होती है, हमें कंसल्टेशन विद डाटा सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है। और DPIA प्रोसेस में DPO का होना मस्ट है। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक ई कॉमर्स कंपनी है, वो लॉन्च कर रही है कोई न्यू फीचर को और उस फीचर को यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम जो है DPIA असेसमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम देख सके अगर हम AI को उस प्रोडक्ट में लॉन्च करवा रहे हैं ई कॉमर्स कंपनी, तो उस पे डाटा सब्जेक्ट के साथ कौन से पोटेंशियल्स हैं और उन्हें कैसे मिटिगेट किया जाता है। असलाद जी, आपकी आवाज। अच्छा, DPIA असेसमेंट में हम देखेंगे कि यूजुअली हम क्या चेक करते हैं। हम इसमें पर्पस देखते हैं कि हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, हम डाटा स्कोप देखते हैं कि किस टाइप का जो है हम पर्सनल डाटा की टाइप्स को यूज करेंगे, हम लॉफुलनेस को चेक करते हैं, हम इसमें रिस्क को देखते हैं, इसकी मिटिगेशन को देखते हैं, स्टेक होल्डर्स आता है, इसमें रिटेंशन देखते हैं, थर्ड पार्टीज आता है, सिक्योरिटी आता है, इम्पैक्ट आता है। तो ये DPIA असेसमेंट में हम यूजुअली ये चीजें चेक करते हैं। अच्छा, आर्टिकल नंबर 36 प्रायर कंसल्टेशन के बारे में कह रहा है कि इफ अ डाटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट शोज दैट द प्लान डाटा प्रोसेसिंग क्रिएट्स अ हाई रिस्क that can be reduced and the data controller must consult with the supervisory authority। इसमें हम ये देखते हैं कि DPIA असेसमेंट्स से ये पता हमें चलता है कि कोई भी ऐसी प्लान डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज जो कि हाई रिस्क बताती है, इस केस में जो है डाटा जो कंट्रोलर है वो अपनी सुपरवाइजरी अथॉरिटी से मस्ट कंसल्टेशन लेता है। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है? इसमें जो है कंसल्टेशन टाइमिंग आती है, इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड में क्या आता है और एडिशनल कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट में क्या आता है, इसे देखते हैं फर्दर। अच्छा, कंसल्टेशन टाइमिंग में आता है कि सुपरवाइजरी अथॉरिटी है मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन 8 वीक्स ऑफ द रिक्वेस्ट। जो भी आप DPIA असेसमेंट जो है सबमिट करवाएंगे, उसमें जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है वो आपको विद इन 8 वीक्स जो है उस रिस्पेक्ट को रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेगी। इफ द केस इज कॉम्प्लेक्स, they can exceed the response time by another 6 weeks and must inform the controller। अगर केस कॉम्प्लेक्स होगा या कोई बहुत हाई रिस्क होगा उस DPIA असेसमेंट में, तो उसकी जो है फर्दर एक्सटेंशन में 6 वीक्स और भी लिए जाते हैं, लेकिन उसमें फर्दर जो अथॉरिटी है वो कंट्रोलर को इन्फॉर्म करेगी। अच्छा, इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड में क्या है कि डाटा कंट्रोलर मस्ट प्रोवाइड जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, जो भी इस डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ है उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताना डाटा कंट्रोलर पे लाजिम है। द गोल्स एंड मेथड ऑफ द प्लान प्रोसेसिंग, स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट पीपल राइट्स, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दी जाएगी इसमें जो है DPO की अगर एप्लीकेबल है, और DPI जो है डॉक्यूमेंट के अंदर। अच्छा, फर्दर इसकी कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट के है में है कि वन क्रिएटिंग लॉज और रेगुलेशन ऑन डाटा प्रोसेसिंग
मेंबर स्टेट मस्ट कंसल्ट द सुपरवाइजरी अथॉरिटी। जब भी हम कोई लॉज और रेगुलेशन जो है डाटा प्रोसेसिंग पर क्रिएट करेंगे, तो जो भी मेंबर स्टेट है यूरोप की, जो हमने पढ़ा था, इसमें हमने 27 कंट्रीज हमने देखी थी यूरोप की, और EEA की 3 कंट्रीज को देखा था लेक्चर 1 में। तो ये जो है मस्ट कंसल्ट करेंगी सुपरवाइजरी अथॉरिटी को। अच्छा, नेशनल लॉस में रिक्वायर्ड कंसल्टेशन एंड अप्रूवल फॉर प्रोसेसिंग रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट टास्क। कोई भी नेशनल लॉ है वो रिक्वायर करेगा कंसल्टेशन और अप्रूवल लेगा अगर वो प्रोसेस करता है कोई पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड, कोई सोशल प्रोटेक्शन है या पब्लिक हेल्थ। तो ये प्रायर कंसल्टेशन में आर्टिकल का क्रक्स है। अच्छा, आर्टिकल 3 है डेजिग्नेशन ऑफ द डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। क्या है, इसे हम देख लेते हैं। व्हेन टू अपॉइंट अ डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द डाटा कंट्रोलर और प्रोसेसर। डाटा प्रोटेक्शन DPO जो है आपका, वो अपॉइंट करेगा या तो डाटा कंट्रोलर या तो डाटा प्रोसेसर, इफ दे आर अ पब्लिक अथॉरिटी, या तो वो कोई पब्लिक अथॉरिटी होगा। Their main activities involve regular and systematically monitoring people on a large scale. Their main activities involve processing sensitive personal data on large scale. अच्छा, DPO अपॉइंटमेंट फॉर अ ग्रुप ऑफ कंपनीज में होगा कि अ ग्रुप ऑफ कंपनीज कैन अपॉइंट 1 DPO फॉर द एंटायर ग्रुप। जो अगर ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं वो एक DPO भी अपॉइंट कर सकती हैं अपने एंटायर ग्रुप के लिए। और DPO मस्ट बी एसेसिबल टू ऑल ग्रुप मेंबर्स और सब्सिडरीज। लेकिन ये जो एक DPO मुकर्रर किया जाएगा, जो अपॉइंट किया जाएगा, ये तमाम ग्रुप मेंबर्स को और तमाम सब्सिडरीज को अवेलेबल होगा। अच्छा, DPO को हम एज अ एम्प्लॉय भी रख सकते हैं और इसे एज अ एक्सटर्नल कंसल्टेंट भी रख सकते हैं। द DPO कैन आइदर बी एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा, या तो वो फिर एक्सटर्नल कंसल्टेंट होगा हायर्ड थ्रू अ सर्विस एग्रीमेंट। ठीक है। अच्छा, DPO कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या हैं कि द कंट्रोलर एंड प्रोसेसर मस्ट मेक द DPO's कॉन्टैक्ट डिटेल्स पब्लिक। कंट्रोलर और प्रोसेसर मेक श्योर करेगा कि वो DPO की कॉन्टैक्ट डिटेल्स को पब्लिक करे। दीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स मस्ट बी शेयर विद द सुपरवाइजरी अथॉरिटी। और ये जो DPO की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये हर सूरत में जिस कंट्री की सुपरवाइजरी अथॉरिटी होगी उसके साथ शेयर करना जरूरी है। अच्छा, DPO की क्वालिफिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? ये एक्सपर्ट होगा डाटा प्रोटेक्शन लॉस में, ये कैपेबल होगा टू परफॉर्म टास्क इन आर्टिकल 39, जो हम आगे देखेंगे कि किस तरह इसकी कैपेबिलिटी होगी और कौन से क्या क्वालिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। आर्टिकल 38 में कह रहा है कि पोजीशन ऑफ द डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, द कंट्रोलर एंड प्रोसेसर मस्ट इंश्योर द डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। कंट्रोलर और प्रोसेसर जो है वो इंश्योर करेगा DPO को कि वो इन्वॉल्व है तमाम मैटर्स पर रिलेटेड टू द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, और उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। वो अपने DPO जो है कोई भी अपने टास्क कर सके विदाउट एनी इंटरफेरेंस, और जो है विदाउट और एनी फियर ऑफ पनिशमेंट। अच्छा, DPO जो है वो रिपोर्ट करेगा डायरेक्टली टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। DPO is available to individuals, data subjects for questions about how their data is processed and their rights। यानी कि DPO जो होगा वो अवेलेबल होगा तमाम उन इंडिविजुअल्स के क्वेश्चंस पर, क्योंकि जो इसमें है डाटा सब्जेक्ट्स, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल्स हैं, वो DPO से अपने राइट्स के बारे में पूछ सकता है। अच्छा, ये DPO कीप्स इंफॉर्मेशनल कॉन्फिडेंशियल, हर इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा। DPO does not have another role that could conflict with their DPO duties। DPO कोई ऐसा रोल नहीं रखेगा जो कि कॉन्फ्लिक्ट करे उसकी जो डे टू डे, जो उसकी डेली JDs हैं या उसकी जो डेली टास्क और ड्यूटीज हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि a DPO working for a financial institution must have the authority to address compliance issue without interference। यानी कि अगर एक DPO फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है तो उसके पास फुल अथॉरिटी हो कि वो एड्रेस कर सके कंप्लायंस इशू को
विदाउट एनी इंटरफेरेंस। ठीक है, सबसे बड़ी जो बात इसमें होती है कि डीपीओ को अगर आप जो है उससे एक उस पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ताकि वो जो किसी किस्म की जो कंप्लायंस इशू है उसे जो है एड्रेस कर सके। और जो है इसकी बेसिकली जो रिपोर्टिंग लाइन होती है बेसिकली डायरेक्टली रिपोर्ट होता है टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मोस्टली केसेस में ये सीईओ को डीपीओ ऑफिसर डायरेक्टली रिपोर्टिंग होता है। आर्टिकल 39 में वो बात कर रहा है टास्क ऑफ द data protection officer. The data protection officer is responsible for informing and advising the organization, its employees, and any processor on their data protection responsibility. DPO responsible होता है inform करने पर और जो है एडवाइस करने पर ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयज को और अपने प्रोसेसर्स को ऑन देयर डाटा प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। डीपीओ रिस्पॉन्सिबल होता है इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग डाटा प्रोटेक्शन लॉज, कि क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो डाटा प्रोटेक्शन लॉज को फॉलो कर रही है, गाइडेंस देता है डाटा प्रोटेक्शन मैटर्स पर, वर्क करता है अपनी सुपरवाइजरी अथॉरिटी पर, जो भी उसकी कंसर्न अथॉरिटी होगी, सुपरवाइजरी अथॉरिटी होगी, एक्टिंग एज द मेन कॉन्टेक्ट फॉर द सुपरवाइजरी अथॉरिटी। ये मेन फोकल पर्सन होता है किसी भी सुपरवाइजरी अथॉरिटी ने। यूरोप में हर सुपरवाइजरी अथॉरिटी ने जो कोई भी कंसर्न होता है तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के डीपीओ से डायरेक्ट कांटेक्ट करती है। इसीलिए उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सुपरवाइजरी अथॉरिटी के पास होना जरूरी है। कैरिंग आउट ऑडिट्स टू इंश्योर कंप्लायंस, डीपीओ जो होता है वो ऑडिट्स भी कैरी आउट करता है कि कंप्लायंस को मेक श्योर कर सके। अच्छा, आर्टिकल नंबर 40 है, इट्स अबाउट कोड्स ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का पर्पस देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटीज एंड प्राइवेसी ग्रुप्स शुड प्रमोट कोड ऑफ कंडक्ट to help organization comply with GDPR. These code guide businesses in handling personal data responsibly and legally. Organization या जो authorities हैं या जितनी भी privacy groups हैं वो promote करती हैं code of conduct को कि ताकि वो हेल्प कर सकें टू कंप्लाई विद जीडीपीआर। देखते हैं कि कौन से की एरियाज हैं जो कवर करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। इसमें जो है हम देखते हैं फेयर डाटा हैंडलिंग, इसमें हम इंश्योर करते हैं कि क्लियर और ऑनेस्ट हैंडलिंग होगी पर्सनल डाटा की। लेजिटिमेट डाटा यूज को हम देखते हैं कि हम डाटा जो है उससे हम इंश्योर करें कि वो वैलिड हो, लॉफुल हो, रीजंस के साथ हो। हम करेक्ट डाटा कलेक्शन को देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर मेथड हो डाटा कलेक्ट करने का। डाटा एनोनिमाइजेशन के बारे में हम इसमें करते हैं, तो हम प्रोटेक्ट करते हैं एनोनिमाइजेशन को। क्लियर इंफॉर्मेशन हो, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को क्या हो कि हेल्प पीपल एक्सरसाइज देयर डाटा राइट्स। चिल्ड्रंस डाटा आता है, ऑनलाइन सिक्योरिटी, ब्रीच रिपोर्टिंग आती है, इसमें इंटरनेशनल डाटा ट्रांसफर आता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आता है। ये सारे की एरियाज हैं कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो अप्रूव कोड्स ऑफ कंडक्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेंगी जो उसके अप्रूव कोड्स ऑफ कंडक्ट होंगे। ठीक है, सुपरवाइजर अथॉरिटी रिव्यू एंड अप्रूव कोड्स टू इंश्योर दे मीट जीडीपीआर स्टैंडर्ड। हर सुपरवाइजरी अथॉरिटी कंट्री की रिव्यू करेगा इन अप्रूव कोड ऑफ कंडक्ट को, ताकि वो देखे कि क्या ये जीडीपीआर स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं। अच्छा, codes that apply to multiple countries are reviewed by the EDPB and if approved can be enforced across the Europe. अच्छा, जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो अप्लाई हो रहे हैं मल्टीपल कंट्रीज में, उन्हें रिव्यू करेगा यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जिसे हम EDPB भी कहते हैं। और अगर ये अप्रूव हो जाएगा तो इसे फर्दर ये इन्फोर्स होगा अक्रॉस द यूरोप। अच्छा, इसके हम देख लेते हैं कि एग्जांपल देख लेते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। जिस तरह क्लाउड प्रोवाइडर है लाइक AWS को अगर देखें कि वो जीडीपीआर से कैसे कंप्लाई होता है, तो हमारे पास इसकी एग्जांपल है एक CISPE क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर इन यूरोप है। ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है और AWS मेक श्योर करता है कि इस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर से जो है वो इससे अटेस्टेड हो,
इससे कंप्लाई करता हो, ताकि कस्टमर पर या ऑर्गेनाइजेशंस पर जो है AWS के बारे में वो ट्रस्ट हासिल कर सकें कि वो GDPR से कंप्लाई है. So these codes make it easier for organization to comply with GDPR. अच्छा, आर्टिकल नंबर 41 में कह रहा है कि मॉनिटरिंग ऑफ अप्रूव कोड्स ऑफ कंडक्ट क्या है. मॉनिटरिंग बॉडी है क्या? एन ऑर्गेनाइजेशन विद एक्सपर्टीज इन द कोड सब्जेक्ट दैट इंश्योर्स कंप्लायंस विद GDPR कोड्स ऑफ कंडक्ट. अच्छा, मॉनिटरिंग बॉडी करती क्या है? ये इंडिपेंडेंट होती है, इसमें हैव एक्सपर्टीज होती है, कंप्लायंस चेक करती है, कंप्लेंट को हैंडल करती है, किसी किस्म के कन्फ्लिक्ट को जो है अवॉइड करने की कोशिश करती है, ट्रांसपेरेंट रहती है. और हाउ आर monitoring bodies approved? The supervisory authority must approve their setup and share it with European Data Protection Board. The body must report any violation and action taken to the supervisory authority. ठीक है. What happens if they fail? If they don't meet the requirements or break GDPR rules, their approval can be cancelled. Public authority don't need monitoring bodies. इसकी एग्जांपल देके समझते हैं कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर इन यूरोप डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट. क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है यूरोप में, उसने डेवलप की है, बनाया है कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि हमने ये प्रीवियस स्लाइड में कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा था, जिसमें हम ये तमाम एरियाज पढ़े थे. तो इसमें ये जो CISP है डेवलप करता है कोड ऑफ कंडक्ट को GDPR कंप्लायंस के लिए, और ये मेक श्योर करता है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड चीजें. अब ये जो कोड आउटलाइंस है, ये डाटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड को, this code outlines data protection standards for processing customer data. To monitor compliance, CISP establish an independent monitoring body. अब जो ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है, इसने एस्टैब्लिश की है इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडी को, और दिस बॉडी कंडक्ट्स रेगुलर असेसमेंट, और ये रेगुलर असेसमेंट करती है कंपनीज लाइक AWS, ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो AWS है, जो कोड ऑफ कंडक्ट हमने यहाँ पढ़ा है, कि वो जो फेयर डाटा हैंडलिंग है, लेजिटिमेट डाटा यूज है, करेक्ट डाटा कलेक्शन है, डाटा को एनोनिमाइज करना, क्लियर इंफॉर्मेशन, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स को एंटरटेन किया जा रहा है, और जो है ब्रीच रिपोर्टिंग के बारे में, इंटरनेशनल डाटा ट्रांसफर्स को, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को, इन सारे की एरियाज को कवर किया जा रहा है या नहीं. तो ये इस तरह की जो बॉडीज होती हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स, इन्हें मॉनिटरिंग बॉडी कहते हैं. और जो फर्दर जो इनमें जो रूल्स और रेगुलेशंस बनती हैं, उसे कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है. अच्छा, सर्टिफिकेशन क्या है? सर्टिफिकेशन जो है GDPR की, ये ऑप्शनल है, बट इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन shows responsible data handling. Who can be certified? Data controller, organization deciding how and why data is processed. इसमें बता रहे हैं डाटा कंट्रोलर और प्रोसेसर के बारे में, हमने पहले भी पढ़ लिया था, इसकी डेफिनेशंस को इधर दोबारा लिखी हुई हैं कि डाटा कंट्रोलर कहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस जो ये डिसाइड करें कि कैसे और क्यों उनके डाटा को प्रोसेस किया जाता है, और डाटा प्रोसेसर होती हैं, वो प्रोसेस करती हैं ऑन बिहाफ ऑफ डाटा कंट्रोलर. अच्छा, सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं कि इसके की प्रिंसिपल क्या हैं. इट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट कंप्लायंस विद GDPR प्रिंसिपल, लॉफुलनेस ऑफ प्रोसेसिंग, पर्पस लिमिटेशन, डाटा मिनिमाइजेशन, सिक्योरिटी ऑफ डाटा. ये सर्टिफिकेशन के की प्रिंसिपल हैं. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी मींस कि क्लियर इंफॉर्मेशन दे इंडिविजुअल्स को. डाटा सब्जेक्ट्स राइट की बात कर रहे हैं कि इंश्योर करे कि प्रॉपर मैकेनिज्म हो कि इंडिविजुअल अपने डाटा के राइट एक्सेस कर सकें, उनके पास राइट हो कि वो एक्सेस कर सकें, अपने डाटा को करेक्ट करवा सकें, डिलीट करवा सकें. थर्ड पार्टी मैनेजमेंट को मैनेज कंप्लायंस ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज हैंडलिंग डाटा, प्राइवेसी बाय डिजाइन का कॉन्सेप्ट, ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट. अच्छा, वैलिडिटी क्या है? कि सर्टिफिकेशन वैलिड रहता है अप टू 3 इयर्स तक. इस टाइप के क्वेश्चन से इंटरव्यू में भी पूछते हैं. ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिन्यू सर्टिफिकेशन आफ्टर 3 इयर्स. ऑर्गेनाइजेशन अपनी GDPR की सर्टिफिकेशन को 3 साल बाद रिन्यू करेगा, और व्हेन प्रोसेसिंग एक्टिविटी चेंज सिग्निफिकेंटली, या तो फिर कोई प्रोसेसिंग एक्टिविटीज जो है उसकी जो चेंज है उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज आए.
अच्छा, पब्लिक ट्रांसपेरेंसी क्या है? सर्टिफिकेशन मार्क्स आर पब्लिकली अवेलेबल टू हेल्प इंडिविजुअल्स एंड आइडेंटिफाई कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन। सर्टिफिकेशंस होती हैं, इन्हें मार्क किया जाता है पब्लिकली ताकि इंडिविजुअल्स जो डाटा सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें पता चल सके कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जीडीपीआर से कंप्लायंस है कि नहीं। अच्छा, इंपॉर्टेंट नोट्स में देखते हैं कि सर्टिफिकेशन डज नॉट रिमूव लीगल ऑब्लिगेशंस अंडर जीडीपीआर। It is an additional tool to demonstrate compliance, especially useful for organizations outside the Europe handling EU citizens data. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, उसने जीटीपीआर सर्टिफिकेशन ली है। ये शो करती है कि वो डाटा हैंडलिंग जो है मीट्स ट्रांसपेरेंसी, उसकी जो डाटा हैंडलिंग एक्टिविटीज हैं वो ट्रांसपेरेंसी को मीट करता है, सिक्योरिटी को मीट करता है, लॉफुलनेस को मीट करता है। और इन्हीं चीज़ों से जीटीपीआर और इसी कंप्लायंस की वजह से जो है कस्टमर्स को या जो इंडिविजुअल जो होते हैं डाटा सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें अपने राइट्स का जो है दे दे यानी कि उन्हें मेक श्योर होता है कि वो मेंटेन कर सकें कि हमारा डाटा कितना सेफ है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 43 में सर्टिफिकेशन बॉडीज की बात कर रहे हैं। देख लेते हैं इसे कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज बाय नेशनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज, जिसे डीपीए भी कहते हैं, और अदर रेगुलेटरी बॉडीज। अच्छा, जीडीपीआर सर्टिफिकेशन बॉडीज क्या है? ये मस्ट बी ऑथराइज होनी चाहिए जो है डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज से। हर यूरोप में जो हर यूरोप की कंट्री है उसकी अपनी इंडिविजुअल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज हैं, तो वहां से ये जो है ऑथोराइज होनी चाहिए और वही लोग जो है सर्टिफिकेशन बॉडीज होती हैं जो कि ऑथराइज्ड होती हैं। Accreditation by national bodies like accredited हो under each EU member state, evaluated based on standards like ISO 17065। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसकी देख लेते हैं कि बीसीआई ग्रुप है जो कि सर्टिफिकेशन बॉडी एक ये टीयूई की है, डेकरा है, यूरोपियन प्राइवेसी सील है, ये कुछ सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं। और ये जो सर्टिफिकेशन है ये ऑपरेट करती हैं आईएसओ 17065 स्टैंडर्ड पर। और फर्दर ये ऑथराइज्ड होनी चाहिए अपनी जो कंसर्न जो इनकी कंट्री है उनकी डीपीए से। ठीक है, सर्टिफिकेट्स वैलिड रहते हैं अप टू, इसकी सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी रहती है अप टू 5 years। और एक्रीडिटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडी कैन बी रिवोक। जो एक्रीडेशन है सर्टिफिकेशन बॉडी की वो रिवोक कर दी जाती है अगर वो फेल करती है कोई भी जीटीपीआर की रिक्वायर्ड कंडीशन। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सर्टिफिकेशन बॉडी की? ये इंडिपेंडेंस हो और एक्सपर्टीज हो उन्हें। ठीक है, अडेरेंस हो अप्रूव क्राइटेरिया पर। और सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट क्या करती है? ये इशू भी करती है, रिव्यू भी करती है, विड्रॉ भी करती है सर्टिफिकेशन सील्स को, मार्क्स को। ये हैंडल करती है कंप्लेंट्स रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन वायलेशंस की कोई हो रही है उनकी कंप्लेंट्स को भी करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ट्रांसपेरेंसी। आर्टिकल नंबर 4 पे जनरल प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं कि क्या रूल्स हैं ट्रांसफरिंग पर्सनल डाटा आउटसाइड द ईईए। अच्छा, ईईए क्या है इसके बारे में हमने जीटीपीआर की जो लेक्चर 1 है उसमें इसके बारे में हमने पढ़ा है। जब तक हम उन सीरीज को नहीं सुनेंगे और जब एक फ्लो के साथ नहीं सुनेंगे तो हमें आगे के जो लेक्चर्स हैं वो समझ नहीं आएंगे। अच्छा, इसका मेन रूल देखते हैं कि पर्सनल डाटा कैन ओनली बी सेंड आउटसाइड द ईईए इफ द सेम लेवल ऑफ द प्रोटेक्शन इज इंश्योर्ड। आप पर्सनल डाटा भेज सकते हैं आउटसाइड द ईईए अगर सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इंश्योर है। इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि द रिसिपिएंट मस्ट हैव सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट डाटा। अच्छा, लीगल बेसिस क्या है कि ट्रांसफर्स मस्ट फॉलो जीडीपीआर रूल्स। जो है आप अगर कोई ट्रांसफर कर रहे हैं आउटसाइड द ईईए तो जीडीपीआर रूल्स को फॉलो करना चाहिए। एडवोकेसी डिसीजन क्या है कि कंट्रीज अप्रूव बाय द यूरोप फॉर डाटा प्रोटेक्शन। ठीक है, यूजिंग सेफगार्ड्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल क्लॉसेस। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अ कंपनी इन जर्मनी सेंडिंग पर्सनल डाटा टू यूएस पार्टनर मस्ट इंश्योर डाटा प्रोटेक्शन थ्रू यूरोप अप्रूव मेथड्स like an advocacy decision or contracts।
एक कंपनी है जर्मनी में, वो पर्सनल डाटा भेज रही है अमेरिका में, तो पार्टनर को इंश्योर करने की जो डाटा प्रोटेक्शन है थ्रू ईयू अप्रूव मेथड्स जो है, ईयू अप्रूव मेथड के साथ लाइक किसी कॉन्ट्रैक्ट से आपने उससे बाइंड करवाने, ठीक है। अब मैं एडवोकेसी डिसीजन के बारे में क्या होता है सिर्फ फर्दर आगे आर्टिकल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मेन क्रक्स ये है कि अगर आपने ईईए से बाहर अगर कोई डाटा भेजना है तो आपने उसे लीगल बाइंड करवाना है कि, और चेक करना है बाइंडिंग के थ्रू कि क्या जिससे हम अपना पर्सनल डाटा शेयर करना जा रहे हैं उसके पास सेम लेवल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन सेफ्टी है और जो कि जीडीपीआर रूल्स में मेंशन है, और उससे हमने थ्रू लीगल बाइंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट के साथ मेक श्योर करना है। ट्रांसफर बेस्ड ऑन एडुकेसी डिसीजन, अब इसमें हम फर्दर पढ़ेंगे ताकि हमें एडुकेसी डिसीजन की समझ आए। अच्छा, what it is. If the European decides a non-EU country has strong data protection laws, personal data can be sent through without extra safeguard. अच्छा, एडुकेसी डिसीजन क्या है कि अगर यूरोपियन कमीशन ये डिसाइड करती है कि अगर कोई नॉन यूरोप कंट्री है और उसके बहुत अच्छे जो है डाटा प्रोटेक्शन लॉ है, तो वो जो है पर्सनल डाटा को भेज सकती है विदाउट एक्स्ट्रा सेफगार्ड। बेनिफिट इसका क्या होता है कि ये डाटा ट्रांसफर को आसान करता है, जो है इजी, मेक डाटा ट्रांसफर इजी टू कंट्रीज विद द एडुकेट प्रोटेक्शन। अच्छा, इसके रेगुलर चेक परफॉर्म करती है, यूरोपियन कमीशन रिव्यूज दिस डिसीजन टू इंश्योर दे स्टिल वैलिड। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि कनाडा इज अप्रूव फॉर एडुकेट प्रोटेक्शन, सो कंपनी कैन ट्रांसफर डाटा देयर विदाउट नीडिंग एक्स्ट्रा मेजर। कि जो कनाडा है वो एक अप्रूव एडुकेट प्रोटेक्शन है, और इसमें जो आपके जो डाटा के प्रोटेक्शन लॉज हैं, इसमें जो है आप कंपनीज ट्रांसफर कर सकती हैं अपने डाटा को विदाउट एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स। हाउ द यूरोप डिसाइड्स एडुकेट डाटा प्रोटेक्शन, यूरोप जो है वो कैसे डिसाइड करता है कि एडुकेट डाटा प्रोटेक्शन को, द यूरोपियन कमीशन चेक करता है कि जो नॉन यूरोप कंट्री है इसके जो है डाटा प्रोटेक्शन जो है वो क्या जीटीपीआर जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अलाइन है या नहीं है, ठीक है। वो देखता है कि रूल ऑफ लॉ क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, ठीक है। सिक्योरिटी मेजर्स को देखता है कि हाउ द कंट्री प्रोटेक्ट्स एंड सिक्योर पर्सनल डाटा है, किस कंट्री में भेजा जा रहा है, क्या वो कंट्री अपने पर्सनल डाटा को किस तरह प्रोटेक्ट और सिक्योर करता है, रूल्स देखता है फॉर शेयरिंग विद अदर कंट्रीज, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू इन्फोर्स प्रोटेक्शन लॉस, क्या वहां कोई बॉडी है जो कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ को इन्फोर्स करती है। और ये जो डिसीजन है यूरोपियन कमीशन वो हर 4 साल बाद रिव्यू करती है। इफ द कंट्रीज प्रोटेक्शन लेवल ड्रॉप्स, अगर उस कंट्री की प्रोटेक्शन लेवल है, फॉर एग्जांपल हमने कनाडा को देखा था कि यूरोपियन कमीशन ने डिसाइड किया कि कनाडा एक एडुकेट प्रोटेक्शन कंट्री है, अगर उसकी कोई ड्यूरिंग रिव्यू वो देखते हैं जो हर 4 साल बाद वो देखते हैं कि अगर वहां कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहां ह्यूमन राइट्स नहीं है, या तो उस कंपनी में कोई, या तो सॉरी कंट्री में कोई डाटा प्रोटेक्शन लॉस जो है उन्हें इन्फोर्स नहीं करवाया जाता, तो फिर उससे जो है यूरोप कमीशन जो है वो कैंसिल कर लेती है और चेंज कर लेती है अपने अप्रूवल को। अच्छा, a list of approved and non-approved countries or organization is shared in the EU's official journal and on their website. EU's की जो ऑफिशियल जर्नल होते हैं और उनकी वेबसाइट पर वो लिस्ट ऑफ अप्रूव कंट्रीज हैं जिससे आप जो है अपना डाटा भेज सकते हैं विदाउट एनी फियर और विदाउट हैविंग एन एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स। और वो कंट्रीज भी हैं कि जहां आप एडुकेसी डिसीजन नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। तो इस स्लाइड में जो मेन चीजें हैं वो यही हैं कि आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि किन किन जो है फैक्टर्स पर जो है एडुकेसी डिसीजन को लिया जाता है, मैयर किया जाता है, वो मैंने ये बताया, लॉ एंड राइट, सिक्योरिटी मेजर्स, डाटा ट्रांसफर्स। और इस जो है यूरोपीय कमीशन इससे इंश्योर करती है इन चीजों को, और ये डिसीजन लिया जाता है हर 4 साल बाद,